पॉलिटिकल करियर कैसे हुआ? पॉलिटिक्स में क्यों आए? सबसे पहले क्या ज़रूरत थी और क्यों इतना लगा हुआ पॉलिटिक्स से? आप ऐसा क्या समाज में करना चाहते थे जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, इसमें भी एक कहानी है। जब हम अपने लैंडलॉर्ड्स के यहाँ जानवर को खिलाते थे और जानवर खा लेता था और बैठता था, तो जिसको पाघुर कहते हैं, पाघुर करता था, तो उस समय हमारे दिमाग में बनती थी कि कितना कड़ा मेहनत कर कर के ये आया है, खाना खाया, आराम कर रहा है और कल फिर जाएगा। लेकिन इस जानवर को कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। आएगा, खाएगा, मर गया। मनुष्य जन्म लिया है तो कुछ करने के लिए लिया है, तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि हम मरें तो लोग जाने, या हम रहें भी तो कुछ लोगों के काम आवें। यही मेरा वही जानवर जो पागुर करता था, बैठता था, वही हमको इंस्पायर किया और वहीं से हमारे दिमाग में आया कि आई मस्ट बी इन पब्लिक अफेयर्स। हमको अपने पेट और अपने नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात जब आई और वही अपने भाई को हम सोचा कि जब तक ये पढ़ लिख नहीं लेगा, नौकरी नहीं करेगा, तब तक हम नौकरी करेंगे। जैसा कि पहले बताया कि नौकरी किया और थैंक्स टू गॉड कि 1976 में हमारा छोटा भाई वही सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया। उस समय से हम फ्री हो गए कि अब हम अपना राजनीति में जाएंगे। और 1977 में मालूम हुआ होगा कि पार्लियामेंट भंग हुआ था, नया चुनाव होना था। हम वहीं पर बहुत सक्रिय हुए कि 70 में कि हमको मिले, टिकट मिले। हम जानते थे कि अभी नया कमर है, हमको नहीं लोग देंगे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारा लक्ष्य है विधानसभा। और आज लोकसभा में अगर हम सक्रिय होंगे तो टिकट मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो 100% हमको असेंबली में टिकट मिला और वो मेरी अवधारणा ट्रू हुई। हाँ, घूमे सब जगह, सारी बातें हुई, सब कोई जान गया कि जीतन मांझी भी एक एस्पिरेंट है। हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन हम लगातार लगे रहे और 1977 में असेंबली पार्लियामेंट फिर कंस्टिट्यूट हुआ, लेकिन 1980 में फिर डिजोल्व हो गया और उस समय असेंबली का भी चुनाव आया। और असेंबली का चुनाव आया तो उसमें हम सक्रिय रूप में रहे और हमको उस समय पार्लियामेंट असेंबली का टिकट फतेहपुर से मिला। हमको चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 1983-84 में हम मिनिस्टर भी हो गए। तो हम कांग्रेस को ऑप्ट किया, कांग्रेस ने हमको टिकट दिया, हम चुनाव जीत गए। और हमारे मन में वही अवधारणा रहती थी कि हम मंत्री बने या न बने चिंता नहीं, मुख्यमंत्री बने या न बने चिंता नहीं, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से हम उस समाज का, जहाँ से हम आए हैं, उसके बारे में कुछ बोलें। और वही बोलते थे कैसे वो मजदूरी करता है, कैसे उसका एजुकेशन लाइफ आगे बढ़ेगा, कैसे उसका इंदिरा आवास जो बनता है वो इनसफिशिएंट है और उसमें तरह की बात होती है। इस सारी बातों की चर्चा हम 1980 में जब विधानसभा में आए तो ये सब करने लगे और करके आगे बढ़ने लगे। और 1983-84 में हमको मिनिस्टर भी लोग बनाया, डिप्टी मिनिस्टर हम बने। डिप्टी मिनिस्टर बने, हमारा काम हुआ, सारी बात हुई। फिर 1985 के चुनाव लड़े, जीत गए और जीत गए तो फिर हमको लोग मंत्री बनाया। उस समय हमको राज्य मंत्री बनाया, एक स्टेप आगे बढ़े और उसके बाद काम करने लगे। फिर 1990 में हम चुनाव हार गए और 1996 तक हम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गया में। और 95 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, एक वर्ष के बाद भागवती देवी बाराचट्टी से जो चुनाव लड़ी थी, वो पार्लियामेंट में चुनाव में जीत गई और वो खाली हो गया। उस समय हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उसमें जनता दल था, उनके टिकट पर हम बाराचट्टी से चुनाव लड़े और हम चुनाव लड़ करके हम जीते। और जीत करके 98 में दैट वाज द ईयर 1996 और 98 में हम फिर जनता दल के मिनिस्ट्री में आए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए। और फिर आगे 2005 में चुनाव की बात आई, 2000 में चुनाव की बात आई तो भी हम चुनाव जीते। उस समय मिनिस्टर हम नहीं बने, बोधगया से हम लोग थे, दैट वाज दी ओनली टर्म कि हम मिनिस्टर नहीं बने। और फिर 2005 में चूँकि हमको टिकट ये लोग नहीं दिए थे
तो हम फिर जदयू में आ गए। जदयू में हमको टिकट दिया और टिकट से चुनाव जीते और 2005 से लेकर के अभी तक हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, मिनिस्टर भी बने। और जैसा पहले मैंने कहा कि हमारी इच्छा अभी भी यही है कि हम मिनिस्टर बने न बने, कोई पद मिले न मिले, हमको एक प्रतिनिधि के रूप में आवाज़ उठाने के लिए फोरम चाहिए और दैट फोरम इज असेंबली और पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में भी चुनाव लड़े, हम नहीं जीत सके, लेकिन असेंबली में भी हम हैं और वेरी मच आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ साहब हम अपना एक्शन कर रहे हैं। और इसी बीच में किसी की प्रेरणा हो, हमको मुख्यमंत्री भी बना दिया। तो मुख्यमंत्री बने तो आपने सुना होगा, आज भी चर्चाएं होती है कि वो काम हमने शुरू किया जो काम एक्चुअली व्यवस्था चेंज के लिए होनी चाहिए। आज जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ मंत्रिमंडल चेंज का मामला आता है, चाहे बीजेपी आवे, चाहे जदयू आवे, चाहे राजद आवे, ये सब हाँ बस, लेकिन व्यवस्था चेंज नहीं होता। व्यवस्था चेंज जैसे आज ही हमने कहा R9 में कि साहब आज एजुकेशन का जो हाल है, बाबा अम्बेडकर ने कहा है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा है कि इसके राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन 71 वर्ष राजनीति के हो गए, हम लोग बेईमानी किया है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए व्यवस्था हम नहीं किया है लागू। और ये व्यवस्था कनाडा में, फ्रांस में, आपको उत्तरी कोरिया में, जापान में, चीन में, सब जगह है। और ये हो जाने से जो दो बहुत बड़ा समाज का कलंक प्रॉब्लम है, आरक्षण और जात कास्टिज्म, ये अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो जाए, एक साथ सबकी पढ़ाई हो जाए तो जातीयता भी मिट जाएगी और आरक्षण का भी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। हमारा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ रहा था, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, वो संतोष जो है, आज अगर वो मिलता है, एक रूम में रहने वाले लोग 4 जात के लोग थे, लेकिन आज मिलता है तो लगता है एक बाप माँ के सब औलाद है। उसका जूता चप्पल वो पहनेगा, उसका कपड़ा वो पहनेगा, दोनों सब खाएगा, अरे हो जो बात होती है भाई का वो करता है। तो आखिर 16 बरस रह जाएगा हमारे बच्चे और बच्चियाँ एक साथ, तो फिर क्यों नहीं कास्टिज्म मिटेगा? और जब कास्टिज्म मिटेगा तभी हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये बाबा अम्बेडकर का कंसर्न है। और फिर बाय वर्च्यू ऑफ मेरिट लोग ले लेगा, चाहे जॉब ले, चाहे व्यवसाय ले, उस समय आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं होगी। और आरक्षण और कास्टिज्म के चलते आज इतना झगड़ा है, और जिसको ले करके आज सरकारें बन रही है, सरकारें बिगड़ रही है, नेशनल मुद्दा बना देते। हाँ, डेवलपमेंट का तो कोई सवाल नहीं है, करप्शन का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म का, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का, सिर्फ और सिर्फ झूठी राष्ट्रीयता का। वही तो आज राष्ट्रीयता की बात में कैसी राष्ट्रीयता की बात करते हैं कि एक तरफ 75% लोग पढ़े लिखे हों और एक तरफ 3% लोग हैं, तो उसके लिए कौन राष्ट्रीयता का पाठ है? यही आज हमने कहा, वही आपको भी कहना चाहते हैं कि ये झूठी राष्ट्रीयता की बात करते हैं। ये राष्ट्रीयता खाली अपना, हाँ यही है। यहाँ पर एक बात हम जरूर कहेंगे, जो मुख्यमंत्री काल में भी हमने कहा था कि कुछ वर्ग लोग हैं जो बाहर से आए हों या यहाँ भी हों, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग आगे बढ़े। और ख़ास करके गरीब तबका आजकल वही है जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनको पर ये लोग सत्ता थोपे हुए हैं। और आज धर्म के नाम पर आप बताइए ना, गांव-गांव शिव चर्चाएं हो रही है। क्या है शिव चर्चा? क्या है भगवान? क्या है जात? ये भगवान ने किसी ने बनाया है? हम आपने बनाया है दूसरे को पर ये कब्जा करने के लिए। भावुक अभी नज़र आ रहा है, इतने भावुक नज़र आ रहा है। मैं अगर अभी इस स्टेज पे, मैं नहीं पूछ रही हूँ किसी एक्स CM से, मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि आप पॉलिटिशियन हैं, अगर बतौर आप आम नागरिक हो, तो आप आज की राजनीति, खासतौर पे बिहार की राजनीति को, हम देश की राजनीति भी छोड़ देते हैं, हम बिहार की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं एक आम नागरिक के तौर पे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि जैसे हमारे युवा और युवतियाँ अनएम्प्लॉयड है, हमारे सामने घटना घटी है कि एक युवक 4 बार इंटरव्यू के लिए अपने गार्जियन से पैसा मांगा, चूँकि वो गरीब है,
सरकारी विद्यालय में पढ़ा है, उसका आईक्यू उतना बढ़िया नहीं है जो 20 लाख रुपया दे करके पढ़ा है, तो नेचुरली बेचारा फेल हो जाता है। तो उसका गार्जियन कहा मगही भाषा में, कहें रे तोरा हम पढ़ेलिए है, इतना पैसा खर्च के लिए है, अब अहियो पैसा दियो, जो मर जो चाहे जो कर, हम नहीं पैसा देबो। ये बात ऐसी लगी कि वो आदमी जाके सुसाइड कर लिया। ये बात हमारे दिमाग में आई जब मुख्यमंत्री हम बने, तो हम कहा चिंता मत करो मेरे बेटा बेटी, हम कहा कि जो डिग्री लिए हुए है उसको हम 5,000 रुपया महीना उसको हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, ताकि वो इंटरव्यू में भी जा सके, इंटरव्यू के लिए किताब भी खरीद सके और गार्जियन पर हाथ नहीं बढ़ावे। ये कौन गलत काम हमने किया था? ये तो रेडिकल चेंज था। अगर ये होता तो हमारे संतान, हमारे बच्चे अगर सुधर जाते तो हम नहीं समझते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार की दिक्कत होती। न किसी को हम नक्सलाइट कहते, न हमारे बच्चे जो आजकल कहा जाता है कि बैंक लूटता है, चोरी करता है, स्नैचिंग करता है, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इस चीज़ बिताने के लिए हमने कहा वो व्यवस्था चेंज की बात थी। अब आप मान लीजिए किसान आज हैं, 76% किसान हैं, किसान की हालत बहुत ख़राब है, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर हमने थोड़ी सी बात कही थी कि उनको खेती करने के लिए जो बिजली खपत होती है हम बिजली माफ़ कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ये कौन गलत बात हमने कही थी? ये व्यवस्था की चेंज होती। आज हमारे किसान चोरी करते हैं, चोरी करने के सिलसिले में कहीं कल बिजली तार टूट जाता है तो मर जाते हैं लोग। तो ये सब कुछ बातें नहीं आती, उनको होता फ्री बिजली करते। हम कहते हैं कि एक पुल बनाने में हम 500 करोड़ रुपया लगाते हैं, और हमारे बिहार में हम कहते हैं 100 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू आता है हमारा किसान और खेती से। क्या है हम एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते थे 76% किसान के लिए? हमने यही किया था। आज उसको मर्सिलेसली कहिए कि उसको ये लोग नेगलेक्ट कर दिया है, तो हम एक्सचेंज करते थे। और दूसरी बात हम ये करना चाहते थे कि जैसे आज हमारे यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये कहते थे कि फर्स्ट डिवीज़न लाने वाला को हम 1,500 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे। हमने कहा नहीं, गांव घर की बच्चियाँ फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाती है, सेकंड डिवीज़न लाती है, थर्ड डिवीज़न लाती है, बच्ची होनी चाहिए, उसको हम 25,000 रुपये महीना देंगे या 25,000 रुपये को रिम्यूनरेशन देंगे ताकि वो कल स्कूल में पढ़ सके। तो ये सारी बातें हमने की थी। ये फिर आज एक तबका ऐसा है कि जिसको आप कहते हैं कि नक्सलाइट है। क्यों नक्सलाइट है? उसको जॉब नहीं मिलता है, उसको बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो कोई आता है उनको लुभा के ले चल जाता है। हमारा कहना था एक चीज़ इसमें हमने ये किया था कि जो आज जितना ठेकेदारी में काम हो रहा है, हमने कह दिया था कि 75 लाख रुपया तक के ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे गरीबों के लिए। वही ठेकेदारी करेगा, वही चूँकि आज मुंशीगिरी करता है, पैसा कम मिलता है, उसको सफिशिएंट पैसा मिलेगा तो हर तरह की व्यवस्था कर सकता है। तो इस तरह से चाहे खेती हो, बिजली हो, सब चूँकि आप खुद एक वैसे जगह से वहाँ पहुँचे कि आप जानते थे कि दर्द क्या होता है, आप जानते हैं कि भूख क्या होता है, आप जानते हैं कि कपड़े नहीं पहनने का दर्द क्या होता है, तो आपने ये सारी योजनाओं को लागू करना शुरू किया। लेकिन जब ये सारी योजनाओं को बंद कर दिया जा रहा था, जब आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उस वक्त कैसा लगता था? क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव था। कई बार मैंने जैसे शुरुआत में कहा, आपको कई बार कह दिया गया आप रबर स्टैम्प है, आप पपेट हैं किसी के, मतलब किसी। ये बात सही है, ये बात रबर स्टैम्प और पपेट है, ये सही कह रहे हैं। हम थे जब हमको मुख्यमंत्री बनाया गया, हम तो समझते नहीं थे कि हमको मुख्यमंत्री कौन बनाएगा, लेकिन जब बनाया तो हमको याद आ गई मंथरा की कहानी, रामायण की कहानी, कि मंथरा के दिमाग पर सरस्वती आ गई। वो कहवा दिया कैसे कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। तो हो सकता है नीतीश कुमार के माथा पर कोई मंथरा या कोई सरस्वती आ गई होगी कि जीतन मांझी को ऑप्ट किया। तो जब इतना बड़ा काम मेरे लिए किया तो हम तो यही सोचते थे कि महान आदमी हैं, ये इतना बड़ा निर्णय लिए, तो ज़रूर हम आशा किया 2 महीना 3 महीना तक कि भाई उनके हर चीज़ को हम अवे करें। लेकिन हम देखते थे कि हमारी कोई बात वो ठीक से नहीं चलते थे। जैसे अब देखिए, हम तो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, हम भी BA ऑनर्स इतिहास में किया था, तो हमको तो इतना मालूम है कि एक चीफ मिनिस्टर का क्या दायित्व होता है। तो जब मंत्रिमंडल फॉर्म हुआ तो हमको जब ओथ लिया गया तो हमारे पास आ गया 29 आदमी का लिस्ट
ये आदमी को मंत्री बनाना है। क्या हम इस लायक भी नहीं थे कि हम पूछे जाते कि हाँ भाई आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो आप कौन कौन लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मतलब एक तरीके से आपको उठाया गया और बोला गया कि तुम मुंह चुप रखना और बैठ हम जाओ। जो कहेंगे बैग से करना होगा। फिर विभाग बंटवारा हुआ, हमसे नहीं पूछा गया। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने लगी, हमसे नहीं पूछा गया। तब ये 2 महीना तक ये क्रम चला और थैंक्स टू मीडियाज़ के लोग जो आज शब्द यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ किया कि ये रबर स्टैंप हैं, ये रिमोट से चलते हैं। दैट इंस्पायर्ड मी। हम कहा कि भाई सही है, जितना दिन हम रहेंगे तो आगे अगर अच्छा काम नहीं होगा तो हमको गाली देंगे, हमारे समाज को भी गाली देंगे कि साले तुम्हारा आदमी भी तो था मुख्यमंत्री, क्यों नहीं तुम्हारे लिए किया। तो ये दोनों बात नहीं चलेगी, हमको अब अपना निर्णय लेना चाहिए, अपना स्टैंड लेना। वही 4था महीना से हमने निर्णय लेना शुरू किया। 9वां महीना जाते जाते इन लोग एक तरह से ऐसी परिस्थिति बना दी कि हमको स्टेप डाउन करना पड़ गया। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।